हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सब बच्चों के। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की अपने अंग्रेजी के एग्जाम की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो भाई मैं निहारिका आप लोगों की अपनी बड़ी दीदी लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और मजेदार बड़ी जरूरी दुविधा से बाहर निकालने वाली वीडियो। भाई क्या होने वाला है, आप लोगों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल रह जाता है, मैम हाउ टू राइट सेंट्रल आइडियाज। भाई इतनी बड़ी दुविधा है, ये इतनी बड़ी परेशानी है कि भाई सेंट्रल आइडिया कैसे लिखेंगे रे, है ना। ये रहता है ना सवाल दिमाग में कि भाई सेंट्रल आइडिया लिखना है लेकिन कैसे लिखें, यही तो समझ में नहीं आता। लगता है कि भाई मैम हमें तो इतना कुछ आता है, हमने तो सारी कविताएं पढ़ ली हैं, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो समझ में ही नहीं आता कैसे लिखें। और जब लिख भी लें तो प्रेजेंटेशन कैसे करें, क्योंकि प्रेजेंटेशन के भी तो नंबर होते हैं ना। तो भाई आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं जब आप लोग लिखेंगे अपने पेपर में अपना सेंट्रल आइडिया तो आपको उसे कैसे लिखना है कि भाई आप लोगों का अध्यापक टीचर देखते ही इंप्रेस हो जाए कि वाह क्या आंसर लिखा है बच्चे ने, और आपको पूरे में से पूरे नंबर दे दे। भाई देखो यहां पर मैं लिख कर लाई हूं अपनी खुद की हैंडराइटिंग में आप लोगों के लिए एक सेंट्रल आइडिया, आप लोगों को बताते हुए कि आपकी जो आंसर पत्रिका होगी है ना, आप लोगों की जो जिस पर आप अपने आंसर लिखेंगे आप कैसे उस पर लिख सकते हैं। भाई देखिए सबसे पहले ये रहा तुम्हारा मार्जिन। भाई मार्जिन के बाहर अपना आंसर नंबर लिख देना रे, है ना। भाई आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4, अपना आंसर लिख के उसके आगे हेडिंग देना है सेंट्रल आइडिया, ताकि टीचर को देखते ही समझ में आ जाए कि बच्चा सेंट्रल आइडिया वाला सवाल करने वाला है। अब भाई देखो आपको ऐसे अपना आंसर बनाकर लिखना है कि टीचर को लगे कि यार अच्छा ये बच्चा जो आया है हमारे पास, है ना, ये बच्चे ने जो आंसर लिखा है वाह भैया इसका तो वो रोला बनना चाहिए। कैसे बनाओगे भाई, अब आपने एक बच्चा लिखेगा नॉर्मली, चाहे अपनी पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखेगा, काम कर देगा खत्म। तुम्हें ये काम नहीं करना है, तुम्हें करना है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क क्या करोगे, सबसे पहले एक लाइन छोड़कर लिखोगे कविता यानी पोएम। तो बताओ भाई पोएम कौन सी है, फिर बताओ पोएट, फिर पोएट का नाम लिखो। इसीलिए सारे पोएट के नाम तुम्हें याद होने चाहिए, एक भी पोएट का नाम मिस नहीं होना चाहिए, याद रखना। सेंट्रल आइडिया, उसके बाद एक लाइन छोड़ो लिखो सेंट्रल आइडिया और उसके नीचे से सेंट्रल आइडिया लिखना शुरू करो। सेंट्रल आइडिया की वर्ड लिमिट कितनी है भाई, 40 से 50 वर्ड्स तो मैं कहूंगी कि लिख ही डालो भाई, इससे कम तो मत ही लिखना। क्या झुक झुक कर रहा है, मजा आ रहा है देखकर, है ना। 40 से 50 वर्ड्स का बेटा आपका सेंट्रल आइडिया कम से कम आप लोगों को लिखना है। अब भाई सेंट्रल आइडिया किस तरीके से लिखा जाएगा एक बार उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे यहां पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया। पहले बताओ ये कविता के अंदर क्या क्या चीजों को दिखाया गया है। इसमें कौवे के बारे में, आपके क्रो के बारे में, हेमलॉक ट्री के बारे में आप बताइए कि क्रो किस चीज का सिंबल है, हेमलॉक ट्री किस चीज का सिंबल है। यहां पर अपने कीवर्ड्स को याद कर लीजिए, हर कीवर्ड आपको चैप्टर का पता होना चाहिए, कौन से चैप्टर का क्या कीवर्ड है। तो भाई द सेंट्रल आइडिया of the poem revolves around the transformative power of nature and significance of seemingly small trivial moments. Frost highlights that nature is a great healer capable of changing one's perspective from gloom to joy, yani sadness to happiness. By using crow and hemlock tree symbols ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद बैड ओमन एंड पॉइजन, पोएट सजेस्ट करते हैं कि ब्यूटी और पॉजिटिविटी अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस में भी मिल सकती है। डस्ट ऑफ स्नो एक कैटलिस्ट है ऑफ चेंज इन द मूड एंड इट इज अ रिमाइंडर कि हम लोगों को उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि नेचर के पास कैपेबिलिटी है कि वो आपके मूड को खराब से अच्छा कर सकता है। अब एक चीज जो तुम यहां पर नोट कर पा रहे होगे कि बीच बीच में मैंने यहां पर कुछ कुछ चीजें अंडरलाइन करी हुई हैं, है ना। यहां पर मैंने क्या किया हुआ है, मैंने बीच बीच में बिल्कुल चलते हाथ से कुछ कुछ चीजें जो हैं वो यहां पर हाईलाइट करी हुई हैं। ये क्यों करी हुई हैं भाई, देखो एक टीचर को दिन में बड़े सारे पेपर चेक करने होते हैं, है ना। उस बहुत सारे पेपर चेक करने में अगर आप अपने आंसर के अंदर जो आपको लगता है कि मैडम ये तो हमारा वो पॉइंट था कि इस पर तो हमें पक्का नंबर मिलेगा ही मिलेगा, आप उस पॉइंट को अपने आंसर में अंडरलाइन करते जाइए। उससे होगा क्या,
ऐसा भी हो सकता है कि टीचर आपका पूरा आंसर पढ़े ही नहीं। ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ नेचर, नेचर इज ग्रेट हीलर, मूड ग्लूम टू जॉय, कौवा, हेमलॉक ट्री, ओमन बैड ओमन, पॉइजन, ठीक है, ब्यूटी और पॉजिटिविटी, नॉट लूज होप, नेचर हैज इनहेरेंट एबिलिटी टू रिजुविनेट, डे फ्रॉम बीइंग डल टू वेस्टेड एंड रिग्रेट से बचा लिया। बस हमने क्या किया, कुछ ऐसे लाइनों को अंडरलाइन कर दिया, कुछ ऐसे पॉइंट को अंडरलाइन कर दिया कि टीचर अगर पूरा आंसर ना भी पढ़े, अगर ये पॉइंट भी पढ़ेगा तो वो तुम्हें बेटा 4 में से 4 देकर आगे जाएगा, है ना। और इसी तरीके से अगर तुमने अपने आंसर को प्रेजेंट किया बेटा तो तुम्हारा एक भी नंबर नहीं कटेगा, है ना। एक पेज पे एक आंसर, ये है आपका सेंट्रल आइडिया लिखने का तरीका, ठीक है। पोएम का नाम, पोएट का नाम, सेंट्रल आइडिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैराग्राफ बनाकर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन कर दो। अब देखो तुम्हें पता है कि नेचर, हमारे पोएट का मूड बदल गया, कौए और ट्री ने मूड बदल दिया, बुरे से अच्छा कर दिया, ब्यूटी और पॉजिटिविटी आ गई, उसने अपनी उम्मीद नहीं हारी, नेचर ने सब कुछ अच्छा कर दिया। ये सारी चीजें जो हैं ये आपको आपके आंसर को अच्छे से लिखने में मदद करेंगी, है ना। अब आप कहेंगे कि मालिक आपने इतना बता ही दिया है ना, मालिक अब इतना खर्चा हो ही गया है तो एक पैकेट चिप्स हमें भी दिला दीजिए। अब आपने बता ही दिया है कि सेंट्रल आइडिया लिखना कैसे है, तो ये भी बता दीजिए कि सेंट्रल आइडिया जरूरी कौन से हैं। तो लो भैया, तुम्हारी रिक्वेस्ट सराखों पर मैं लेकर आई हूं तुम लोगों के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडियाज। भाई ये तो तुम्हें आने ही चाहिए, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा सेट कौन सा होगा, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पेपर के अंदर कहां से सवाल उठाकर तुम्हें पेपर में दे दिया जाएगा, लेकिन तुम अपना मन तो पक्का कर सकते हो ना। हो सकता है 7 सेट है, 7 में से कोई एक पोएम तो तुम्हारे पेपर में आएगी ही आएगी, कोई ना कोई तो आएगी। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करके जाऊंगी कि भाई, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से और तुम्हारे प्रीवियस साल के पेपरों से बता रही हूं, अपनी मर्जी से नहीं बता रही। 2022 से लेकर 2025, ठीक है, 22, 23, 24, 25, लास्ट 4 सालों से हर पेपर के अंदर, किसी न किसी पेपर के अंदर आपको ये सेंट्रल आइडियाज, ये 5 सेंट्रल आइडियाज तो देखने को मिलते ही हैं। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, टाइगर इन द जू, अमेंडा और द ट्रीज। द ट्रीज वैसे तो लगता है बच्चों को कि हम क्या ही करेंगे, बट नहीं, द ट्रीज जरूरी है। ये 5 ऐसी कविताएं हैं बेटा जो आप लोगों को आनी चाहिए, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, इनको आपको समझ के करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि लास्ट 3 सालों से 23, 24, 25 के पेपरों में किसी किसी सेट के अंदर फॉर एंड ग्रेगरी का भी सेंट्रल आइडिया देखा गया है, तो हो सकता है इस साल किसी न किसी पेपर में फॉर एंड ग्रेगरी भी आ जाए। अगर आपको इनमें से कोई भी मुश्किल लगता है तो उसकी जगह पर अगर आप करना चाहें तो फॉर एंड ग्रेगरी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई तुम्हारी 2 परेशानियों का निवारण मैं तुम्हें दे चुकी हूं। पिछले बार मैंने बताया था कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इस बार मैंने बता दिया कौन से इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडियाज हैं। अब तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि और ऐसा तुम्हें क्या चाहिए कि भाई क्या करें मैम हमारे नंबर आ जाए, है ना। तो बस इतना ही तुम लोगों के लिए आज के लिए। भाई उम्मीद करती हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कारगर रहेगी। आप सब बच्चों को मेरी तरफ से, यानी आपकी अपनी बड़ी दीदी की तरफ से, आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं बच्चों क्लासेस में। ऑल द बेस्ट।